बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 2 और बुक हमारी है एज यूजुअल एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज की। और आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इज़ ऑन चैप्टर नंबर 2। ठीक है, मैनेजिंग एक्टिव डायरेक्टरी कंपोनेंट्स। ठीक है, पिछला लेक्चर वाज मेनली अबाउट, उसके अंदर मेनली हमने पढ़ा कि हमने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करनी है। एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन के साथ साथ हमने पढ़ा कि किस तरह हमने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की डीसी प्रोमो के साथ, dcpromo.exe। ठीक है, और आज अब एक्टिव डायरेक्टरी जब इंस्टॉल हो चुकी होगी, क्योंकि वो नॉर्मली लेती है डिपेंडिंग अपॉन कि भाई आपके पीसी की रिक्वायरमेंट कैसी है, कैसी स्पीड है और सारा कुछ। और वो मुझे रफली लेक्चर रिकॉर्डिंग ख़त्म करने के कोई 3-4 मिनट के बाद पता चला कि वो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हुई है। सो मेरे सिस्टम पे उसने लिए 10 से 15 मिनट। अगर आप वीएम एनवायरनमेंट के अंदर लैब कर रहे हैं अपने घर के कंप्यूटर के ऊपर, तो 15-20 मिनट इज़ द रफली टाइम। ठीक हो गया, तो आगे चलते हैं। अब हमारी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होगी। एक्टिव डायरेक्टरी का थोड़ा सा और थ्योरेटिकल नॉलेज है। मैं ये कहूँगा कि इस नॉलेज के अंदर जो 50% चीज़ें हैं वो बुक के अंदर है, 50% थोड़ी सी बुक से बाहर है। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी जो सर्विसेज है, ठीक है, डोमेन कंट्रोलर और एक्टिव डायरेक्टरी। क्वेश्चन किसी ने पूछा हुआ था, डोमेन कंट्रोलर और एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर में क्या फ़र्क है। डोमेन कंट्रोलर एक ऐसी मशीन को कहते हैं जिस पे एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल हुई होती है। ठीक है, सो अगर एक मैं बॉक्स लूँ और उसके ऊपर 2008 सर्वर इंस्टॉल कर दूँ, ठीक है, और उसके ऊपर एडीएस सर्विसेज इंस्टॉल कर दूँ, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज, तो मैं इसको कहूँगा ये मेरा डोमेन कंट्रोलर बन गया। अब ये डोमेन कंट्रोलर भी हो सकता है और रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर भी हो सकता है। ठीक है, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर हम पीछे पढ़ चुके हैं कि रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर एक ऐसा कंट्रोलर होता है जो मेन कंट्रोलर से इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है, मगर उसकी इन्फॉर्मेशन रीड ओनली होती है। अगर कल को वो कंप्रोमाइज हो जाता है तो कोई उस कंट्रोलर को यूज़ करते हुए मेरी मेन जो एक्टिव डायरेक्टरी है उसकी इन्फॉर्मेशन को कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, यानी ये इन्फॉर्मेशन कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। ठीक हो गया। अच्छा, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जो है ना, यानी 2008 जो सर्वर है उसके अंदर जो डिज़ाइन है इस कॉल्ड अ मॉड्यूलर डिज़ाइन। ठीक है, ये 2008 R2 के बारे में बात कर रहा हूँ। ये विंडोज़ 2008 R2 का जो डिज़ाइन है इसका नाम मॉड्यूलर डिज़ाइन। उसके अंदर दो किस्म के फीचर्स नज़र आएंगे। अब तक आपको पता चल चुका होगा अगर आपने एक्टिव पुराना सर्वर का पेपर पढ़ लिया है। वन इज़ कॉल्ड अ फीचर रोल एंड सेकंड इज़ कॉल्ड फीचर्स। रोल जो से हैं वो मेन रोल्स कहलाते हैं। ठीक है, लाइक डीएचसीपी सर्वर इज़ अ रोल, ठीक है, डीएनएस सर्वर इज़ अ रोल। फीचर्स क्या कि स्मॉल एड ऑन्स टाइप चीज़ है, ये 2008 के अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस की और मेनली R2 के अंदर। ठीक है, 2008 और R2 एक ही चीज़ है, मगर जब हम बात करेंगे, हम सारी लैब्स करेंगे वो R2 के अंदर करेंगे। ठीक है, 2008 के अंदर एक जो नई चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस की इस कॉल्ड रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, जिसको अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं और हमने उसकी लैब भी की हुई है। ठीक है, और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है 2008 R2 के अंदर की इज एक्टिव डायरेक्टरी इज़ अ रीस्टार्टेबल। रीस्टार्टेबल से मुराद ये कि एक्टिव डायरेक्टरी रीस्टार्ट हो सकती है। पहले 2008 से पहले क्या होता था कि आपको अगर एक्टिव डायरेक्टरी हैंग होगी या कोई प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से आपको करना पड़ गया रीस्टार्ट, नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपके बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो रीस्टार्ट से सॉल्व हो जाते हैं। तो इस सोल्यूशन के अंदर आपको डोमेन कंट्रोलर की सर्वर को रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी रीस्टार्ट हो जाएगी। ग्रैनुलर पासवर्ड पॉलिसी, ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। ठीक है, कि आप अगर एक ग्रुप के ऊपर एक स्पेसिफिक पासवर्ड पॉलिसी लगाते हैं, ठीक है, तो आप सिर्फ ग्रुप्स पे लगा सकते थे। ठीक है, इसके अंदर अब ग्रुप के अंदर एक स्पेसिफिक बंदे तक के ऊपर जाके पॉलिसी लग सकती है। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी डीबी स्नैपशॉटिंग, जिस तरह आपको पता है कि एक्टिव डायरेक्टरी जो सी है वो डेटाबेस होती है। ठीक है, ntds.dit एक फ़ाइल होती है जिसका मैंने बताया था, हम आज देखेंगे। ठीक है, जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रहे थे उसने पूछा था NTDS और सिसवॉल का फोल्डर कहाँ पे रखना है। ठीक है, तो ntds.dit जो ये फाइल होती है आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हो। ठीक है, स्नैपशॉट मीन सॉर्ट ऑफ बैकअप। ठीक है, एक और नया फीचर ये इज कॉल्ड एक्टिव डायरेक्टरी रिसाइकल बिन। अब रिसाइकल बिन का भी फीचर हो गया। अगर आप पिछले जो एग्ज़ाम पढ़ा है हमने, जो विंडोज़ 2008 सर्वर का था, उसमें अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि एक्टिव डायरेक्टरी को आपको रीस्टोर मोड में जाके रीस्टोर करना पड़ता है अगर आपका कंपोनेंट डिलीट हो जाए। 2008 R2 के अंदर ये फीचर उन्होंने ऐड किया कि एक्टिव डायरेक्टरी अब रिसाइकल बिन भी आ गया कि अगर आप कोई कंपोनेंट डिलीट कर देते हैं तो आप उसको रीस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक्टिव डायरेक्टरी विंडोज 2008 R2 के अंदर सर्विस पैक 1 भी आ गया और सर्विस पैक 1 ने आपको एक दो फीचर्स और एक्स्ट्रा दिए हैं।
ठीक है, इसकी मैं फर्दर डिटेल में नहीं जाऊंगा। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर इज कॉल्ड वीएम, ठीक है, जो हाइपर वी इसका फीचर है। हाइपर वी अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। हाइपर वी जो सा है कि भाई एक सर्वर को वर्चुअलाइज मशीन्स बना दी जाए, विंडोज 2008 के अंदर भी हो सकता है ये, आपको वीएम वेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। उसमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर देता है वो क्लाइंट मशीन्स पे, ये पहले नहीं था, ठीक है। मुझे अच्छी तरह याद नहीं, मे बी आई एम रॉन्ग, ठीक है, मुझे इस बात पे पकड़ना नहीं। मेरे ख्याल में सर्विस पैक 1 में रफली 200 से 300 अपडेट्स हैं, ठीक है। तो सर्विस पैक 1 बड़ा इंपॉर्टेंट सर्विस पैक है 2008 के अंदर। और एक जो सा ग्राफिकल परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया, ठीक है, कि अगर आप इसके अंदर क्या है कि अगर आपने सर्वर एंड से कोई ग्राफिकल इमेज डाउनलोड करना है अपनी क्लाइंट मशीन के ऊपर या उसको यूज करना है, तो ये उसको जो 3D प्रोसेसिंग होगी वो सर्वर एंड पे हो रही होगी, ठीक है, सर्वर एंड पे हो रही होगी। और जब वो रिजल्ट इमेज सिर्फ आपके पास क्लाइंट के पास आएगा, क्लाइंट पे लोड नहीं पड़ेगा, सर्वर एंड पे लोड पड़ेगा। तो 3D जो है वो इमेज जो है वो प्रोसेस होता है वो सर्वर एंड पे, ना कि क्लाइंट एंड पे, ठीक है। वापिस एक्टिव डायरेक्टरी में चलते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी जो सी है, हमें पता है कि एक ऐसी डेटाबेस है, ठीक है, जिसके अंदर तमाम ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई होती है, ठीक है, तमाम ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन पड़ी होती है और वो ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन एक डेटाबेस फाइल के अंदर पड़ी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था एलडैप प्रोटोकॉल, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या है कि अगर मेरे पास एक शेल्फ है, ठीक है, दैट इज माई डीबी, ठीक है, और इसके अंदर तमाम ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ये पड़ा है, एक ये पड़ा है, एक ये पड़ा हुआ है, एक को पेंटागोन टाइप की शक्ल दे देते हैं, एक को सर्कुलर, एक को फिर सर्कल, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं। अब इन ऑब्जेक्ट्स को जब आपने क्यूरी करना है, क्यूरी करना है, ठीक है, आपको अगर अच्छी तरह याद है तो मैंने एक मैग्नीफाइंग ग्लास टाइप की चीज़ बनाई थी, ठीक है। अगर मैंने इस चीज़ को क्यूरी करना है तो मुझे इस क्यूरी करने के लिए मुझे एक प्रोटोकॉल चाहिए होगा विच इज़ कॉल्ड लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, एलडैप प्रोटोकॉल, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया 1993 के अंदर, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट जो सा होता है उसका एक स्पेसिफिक नेम होता है, ठीक है, दैट नेम इज कॉल्ड योर डिस्टिंग्विश्ड नेम, डीएन, ठीक है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। अब एलडैप प्रोटोकॉल का एक सिंटैक्स होता है, ठीक है, एक एक वे ऑफ आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्ट से मैंने कहा ये जो ऑब्जेक्ट था, ये जो ऑब्जेक्ट था ये कोई एक टेक्स्ट फाइल थी या कुछ स्टफ पड़ा हुआ है, ठीक है। से मैंने कहा मेरे पास एक सी ड्राइव के ऊपर एडमिन्स के फोल्डर के अंदर काशिफ डाटा डॉट टी फाइल पड़ी हुई है, तो एलडैप प्रोटोकॉल उसको नाम कैसे देगा, उसको अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखेगा, वो कहेगा कॉमन नेम, कंटेनर नेम या कैनोनियन नेम, ठीक है, सी एन इज इक्वल टू काशिफ डाटा, ठीक है, या जो जो ऑब्जेक्ट है वो काशिफ डाटा है, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये तो हो गया काशिफ डाटा के नाम की कोई चीज़ है, आइदर इट कैन बी अ टेक्स्ट फाइल और कोई भी चीज़, ठीक है। तो उसने कहा अच्छा, उसके बाद उसका सेकंड सेंटेक्स की लाइन होगी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट अभी हम आगे पढ़ेंगे, ओ यू इज इक्वल टू एडमिन्स। तो उसका लिंक काशिफ डाटा कोई एक ऐसी चीज़ है जो एडमिन्स में पड़ी हुई है। अब बात ये सवाल ये पैदा होता है ये काशिफ डाटा और एडमिन पड़े कहाँ पर हुए हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डोमेन नेम, ठीक है, डोमेन कंट्रोलर, उर्दू आईटी एकेडमी और फिर कॉम। तो हमें पता चल गया इस पूरे सेंटेक्स से, ठीक है, कि उर्दू आई टी अकेडमी डॉट कॉम में कोई एडमिन का कंटेनर है, उसके अंदर काशिफ डाटा के नाम पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो एलडैप इस तरह क्यूरी करता है उस चीज़ को जाके, और ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी, ये जो सेंटेक्स पूरे का पूरा मैंने डिस्कस किया है, इस कॉल्ड अ डिस्टिंग्विश्ड नेम। आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के जो डेटाबेस है उसके अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए होते हैं हर एक का एक डिस्टिंग्विश्ड नेम है, जिस तरह नाम से पता चल रहा है डिस्टिंग्विश्ड होगा, ठीक है, जो हर एक को दूसरे से डिस्टिंग्विश करता है, और ये सॉर्ट ऑफ हायरार्की भी बन जाती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल योर एक्टिव डायरेक्टरी, जिसके अंदर तमाम यूजर्स के डाटा, फोल्डर्स, ऑब्जेक्ट्स, प्रिंटर्स, पीसीज, यूजर के अकाउंट, ग्रुप्स, परमिशन, सारा कुछ वहां पे पड़ा हुआ होता है। मैं भी आपको ये फाइल भी दिखाता हूँ, ठीक है, डेफिनेटली मैं खोल के नहीं देख सकता। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट था ग्लोबल कैटलॉग, ठीक है। ग्लोबल कैटलॉग अगर आपको अच्छी तरह याद है, जब हम एक्टिव डायरेक्टरी की इंस्टॉलेशन कर रहे थे, जहां पर उधर एक पेज आया था जिसमें उसने डीएनएस सर्वर्स के बारे में लिखा हुआ था, डीएनएस सर्वर सेलेक्ट किया हुआ था, उसके ऊपर रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर था और उसके ऊपर ग्लोबल कैटलॉग सर्वर था और वो टिक हुआ हुआ था और वो ग्रेड आउट था, ठीक है। तो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर क्या, कौन सा सर्वर होता है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कोई भी डोमेन कंट्रोलर कैन बी अ ग्लोबल कैटलॉग सर्वर, कोई भी डोमेन कंट्रोलर,
ठीक है, आपकी डोमेन के अंदर कोई भी डोमेन कंट्रोलर ग्लोबल कैटलॉग सर्वर हो सकता है। ठीक है, और आइडियल इन्वायरमेंट, अगर आपके पास प्रोसेस स्टोरेज के इशू नहीं है, तो तमाम डोमेन कंट्रोलर जो से हैं वो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर हो सकते हैं। ठीक है, अब ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के लिए मुझे एक छोटी सी स्टोरी बनानी पड़ेगी कि मैंने कहा ये मेरे पास एक डोमेन है। ठीक है, उसके अंदर दो डोमेन कंट्रोलर्स पड़े, ये थोड़ी बड़ी डोमेन है, इस वजह से मैंने इसके लिए दो डोमेन कंट्रोलर रख दिए। अब इन दोनों डोमेन कंट्रोलर्स के पास अब जो डेटाबेस की फाइल है वो आपस में अपडेटेड होगी, कॉपी ऑफ डोमेन डीबी फाइल होगी, दोनों के पास डोमेन की डेटाबेस की फाइल होगी। ठीक है, अब अगर इधर एक बैठे हुए यूजर ने, ठीक है, ये मैंने यूजर बना दिया। ठीक है, इस यूजर ने इस डोमेन से बाहर, ठीक है, इस डोमेन से बाहर से, मैंने कहा ये डोमेन थी और इस डोमेन के अंदर दो डोमेन कंट्रोलर और थे। ठीक है, सब डोमेन्स, और इधर फिर एक जो सा है ओ ट्री था और उसके पास भी दो डोमेन्स थी। ठीक है, और इधर भी छोटी सी बड़ी डोमेन बना दी हमने। ठीक है, अब इधर से किसी यूजर ने कोई रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं जो इस डोमेन पे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसको एक्सेस करने के लिए कोई भी रिसोर्सेज जो हमने अपनी आउटसाइड द डोमेन, विद इन अ फॉरेस्ट या विद इन अमंग द डिफरेंट ट्रीज या विद इन अ सब चाइल्ड डोमेन्स और किसी तरह भी एक्सेस करने हैं, तो वो क्यूरी में किधर करूंगा, मैं अपने ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के पास करूंगा। अगर मेरे पास ये दो सर्वर्स थे और मैंने कहा इनमें से जो सा एक सर्वर है जो ये येलो कलर का सर्वर है, ठीक है, दैट इज माय ग्लोबल कैटलॉग सर्वर। ठीक है, अब मैंने अगर क्यूरी करनी है किसी ऐसे रिसोर्स को जो रिसोर्स पड़ा हुआ है इस डोमेन में इधर, ठीक है, तो मेरी क्यूरी कैसे जाएगी, मैं ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के पास जाऊंगा और ग्लोबल कैटलॉग सर्वर कहूँगा कि भैया मुझे जो सा एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसका नाम है blue.xyz। ठीक है, तो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के पास इंडेक्स पड़ा हुआ होता है, सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती, इंडेक्सिंग इंफॉर्मेशन होती है। इंडेक्स कैसे, जिस तरह लाइब्रेरी में जाते हैं आपके पास टाइटल्स पड़े होते हैं, ऑथर्स के नेम्स पड़े हुए होते हैं बुक्स के। ठीक है, मगर सारी की सारी बुक्स नहीं पड़ी होती, अगर वो होने लग जाए तो फिर इंडेक्स का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के पास सिर्फ इंडेक्सिंग इंफॉर्मेशन पड़ी होती है ऑल द ऑब्जेक्ट्स विद इन द फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये यूजर जो है वो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के पास जाता है, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर को कहता है कि भैया मैंने ये चीज़ लेनी है। ठीक है, और वो फिर फॉरेस्ट में से उसे क्यूरी करके उसको वो ऑब्जेक्ट का पाथ नेम और जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो दे देती है। ठीक है, जिस तरह एग्जैक्ट एग्जांपल जिस तरह आपने लाइब्रेरी में जाना होता है तो आपको मिलती है। ठीक है, तीन चार छोटे छोटे पॉइंट्स। ग्लोबल कैटलॉग सर्वर डजंट होल्ड अ फुल रिकॉर्ड ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सिर्फ सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है, यानी जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर किसी डोमेन कंट्रोलर ने से इस डोमेन कंट्रोलर को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ गई, ठीक है, तो वो किधर क्यूरी करेगा, वो देखेगा कि अगर ये ऑब्जेक्ट विद इन द डोमेन नहीं है तो वो अपने ग्लोबल कैटलॉग सर्वर को क्यूरी करेगा। ठीक है, इसकी एक ऐसी एग्जांपल कि लाइब्रेरी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मगर एक जो मेन डिपार्टमेंट है दैट इज कॉल्ड इंडेक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, वो मेरे सिटी के अंदर तमाम लाइब्रेरीज के अंदर जितनी बुक्स पढ़ी उन सब की इंफॉर्मेशन अपने पास सेव रखता है पूरे सिटी के अंदर। ठीक है, अब अगर मैंने मुझे किसी एक ऐसे बुक की ज़रूरत पड़ी जो मेरी लोकल लाइब्रेरी में नहीं है, तो मैं फिर उस मेन इंडेक्सिंग डिपार्टमेंट के पास जाऊंगा, उन्हें कहूँगा यार मुझे ये बुक चाहिए, मुझे ये बताओ कि मुझे सिटी के अंदर या पूरे सूबे के अंदर या पूरे मुल्क में ये लाइब्रेरी की बुक कहाँ से मिलेगी, इस टाइटल की बुक कहाँ से मिलेगी। तो वो जो डिपार्टमेंट है इज कॉल्ड योर ग्लोबल कैटलॉग सर्वर। आई होप ये लाइब्रेरी वाली एग्जाम्पल बेस्ट है ना, वेरी गुड। ठीक है, डोमेन कंट्रोलर क्यूरी करता है ग्लोबल कैटलॉग सर्वर को अगर उसे कोई ऑब्जेक्ट ढूंढना चाहिए, ढूंढना पड़ता है उसे। और अब कोई भी डोमेन कंट्रोलर ग्लोबल कैटलॉग सर्वर हो सकता है। अगर मेरे पास एक डोमेन के अंदर तीन डोमेन कंट्रोलर है, मैं तीनों को ग्लोबल कैटलॉग सर्वर कर सकता हूँ। ठीक है, मगर मिनिमम वन ग्लोबल कैटलॉग सर्वर चाहिए होता है ऑन ईच फॉरेस्ट, विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आइडियली अगर मेरे पास फॉरेस्ट है और आजकल के ज़माने में जब रिसोर्सेज कोई इशू नहीं रहे, तो मैं जो सा एक डोमेन एक ग्लोबल कैटलॉग यहाँ पे बना देता हूँ, एक ग्लोबल कैटलॉग सर्वर यहाँ पे बना देता हूँ। और ग्लोबल कैटलॉग सर्वर का डोमेन कंट्रोलर होना भी लाजमी है, ये नहीं हो सकता कि आपने मशीन रखी से ग्लोबल कैटलॉग बना दिया। ठीक है, आजकल बेस्ट प्रैक्टिस ये कि तमाम डोमेन कंट्रोलर्स हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है, जब मैंने डोमेन कंट्रोलर की कॉन्फ़िगरेशन रन की थी तो उस वक्त उसने तो नहीं मुझे दिखाया था, ऑप्शन नहीं दिया था ग्लोबल कैटलॉग सर्वर बनाने का। उसकी वजह ये थी कि वो फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर इन द फॉरेस्ट था, इस वजह से। ठीक है, अगर आप में से अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर मैंने देखना हो कि मेरा कंप्यूटर जो है वो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर है या नहीं है, तो आप डोमेन कंट्रोलर के अंदर चले जाएं। ठीक है, मैं आपको अभी डोमेन कंट्रोलर के अंदर लेके जाता हूँ। ठीक है,
ये हमारा एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर है, इसका मैं इंट्रोडक्शन अभी थोड़ी देर में दूंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर्स में जाएं तो ये आपका डोमेन कंट्रोलर है, जो अभी हमने रिसेंटली पिछली वीडियो के अंदर इसे डोमेन कंट्रोलर बनाया था, ठीक है। जब आप सर्वर 1 पे क्लिक करेंगे तो ये देखो डोमेन कंट्रोलर टाइप जो है वो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर भी है, यानी ये डोमेन कंट्रोलर के साथ साथ ग्लोबल कैटलॉग सर्वर भी है, ठीक है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, ठीक है, डोमेन कंट्रोलर टाइप ग्लोबल कैटलॉग, ठीक है, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम और फर्दर इन्फॉर्मेशन है, वो अभी हम इसको भी टच नहीं कर रहे हैं। जब आप NTDS सेटिंग में जाएंगे तो ये देखिए आपके पास ग्लोबल कैटलॉग का चेक बॉक्स आ रहा है। अगर आपने इसे अनसेलेक्ट करना है तो आप इसे अनसेलेक्ट कर सकते हो, मगर अभी के करंट सिनेरियो के अंदर हम इसे अनसेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज द ओनली डोमेन कंट्रोलर इन आवर होल फॉरेस्ट ऑफ डोमेन। ये सिर्फ एक डोमेन कंट्रोलर है, तो मिनिमम एक ग्लोबल कैटलॉग सर्वर होना चाहिए हमारे पास, ठीक हो गया। वापस आते हैं अपनी लैब की तरफ, अपनी स्लाइड्स की तरफ आगे चलते हैं। ग्लोबल कैटलॉग समझ लिया, डोमेन कंट्रोलर समझ लिया, अब आगे हम एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेशन कि हमने अब एक्टिव डायरेक्टरी जो सी है, मैं इस पिक्चर को देख के ज्यादा हंस रहा हूँ, ठीक है। एनीवे, एक्टिव डायरेक्टरी जो सी है, एक्टिव डायरेक्टरी को मैनेज करना है। हमने जब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर ली तो वो कोई 3-4 कंपोनेंट्स इंस्टॉल करती है, जिसमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इसको है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, ठीक है। मैं उसको लिखता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, ठीक है। एक और चीज अभी माइक्रोसॉफ्ट 2008 के अंदर आई है, एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेशन कंसोल, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेशन कंसोल अभी तक चैप्टर नंबर 2 में आपके साथ नहीं डिस्कस की, वो और एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर रफली सिमिलर काम करते हैं, मगर एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेशन कंसोल एक बेहतर काम ये करती है कि आपको एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर नॉर्मली आपके टेक सपोर्ट को बेसिक जो से 2 या 3 काम करने पड़ते हैं, 2 से 3 काम करने पड़ते हैं। वो क्या है? यूजर नेम बनाना, ठीक है, यूजर नेम नहीं, यूजर अकाउंट उसे कहना चाहिए। यूजर अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, पासवर्ड रीसेट करते हैं, ठीक है। बजाय इसके कि हम उन्हें एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर पे एक्सेस दे, हम उन्हें क्या एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेशन कंसोल पे एक्सेस ले लो, वहां से ये सारे काम हो सकते हैं, इट्स मोर ईजियर, ठीक है। अच्छा, तो एक्टिव डायरेक्टरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर में जाना पड़ेगा, इसको भूल जाओ भी, ठीक है, ये अभी आपकी बुक में डिस्कस नहीं हुआ हुआ, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 तक डिस्कस नहीं हुआ, आगे देखेंगे। अगर नहीं हुआ हुआ तो मैं अब आपको दिखा दूंगा वैसे, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर अब जब हमें एक्टिव डायरेक्टरी बना ली तो हमने यूजर्स को मैनेज करना है, ठीक है। तो ये एरिया इज कॉल्ड अवर स्नैप इन, दैट इज कॉल्ड अवर कंसोल ट्री, ठीक है। ये डिटेल पैन है, ये एक्शन पैन है, ये शो एंड हाइड आइकन्स है, ये मैं दिखाऊंगा अभी आपको थोड़ी देर में। अब सवाल ये पैदा होता है एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेशन करनी कैसे है। माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल इज योर फ्रेंड, यूज इट। बहुत सारे लोग इसे यूज नहीं कर सकते, मगर करते मैं लाइक करता हूँ। रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल के अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो विंडोज 7 की मशीन पे बैठे हुए हैं या किसी ऐसी मशीन पे बैठे हुए हैं जो एक्टिव डायरेक्टरी नहीं है, तो आपके पास वो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर और साइट्स और रेप्लिकेशन वाले ऑप्शंस नहीं आएंगे। उसकी वजह ये है कि आपके पास इंस्टॉल नहीं हुए हुए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इसकी लैब मैंने आपको पिछले पेपर के चैप्टर लेक्चर नंबर 7 के अंदर पढ़ाई कराई हुई है, ठीक है। रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल इज जस्ट अ टूल जो आप इंस्टॉल करेंगे तो फिर आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर का आइकन आ जाएगा, ठीक है। इसकी इस स्लाइड के ऊपर बाद में आते हैं, पहले मैं ज़रा आपको ये जो 3-4 पॉइंट्स पढ़ाए हैं वो करा दूं, और उसके बाद फिर मैं वापस आऊँगा, और मेरे ख्याल में इस स्लाइड पे आए बगैर ही मैं ये वाले पॉइंट्स भी करा दूंगा आप लोगों को। तो वापस चलते हैं हम अपने डोमेन कंट्रोलर की तरफ, ठीक है। ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है, और पहले आपको वो NTDS की जो है वो फोल्डर दिखा दूँ। विंडोज़ के फोल्डर के अंदर जाके आप NTDS करेंगे तो ये NTDS के फोल्डर में आ जाएंगे। ये सारे फोल्डर्स लॉक है, और ये आपकी डेटाबेस फाइल है ntds.dit, जिसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव हुई हुई है, ठीक है। और इसी तरह जिस तरह हम जब डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रहे थे तो वो सिजवोल का फोल्डर भी पूछ रहा था, तो ये सिजवोल का फोल्डर विंडोज़ के फोल्डर के अंदर ही बनता है, ठीक है। ये फोल्डर नॉर्मली यूज़ हो रहा होता है अगर आपकी विद इन द डोमेन रेप्लिकेशन, और अगर डोमेन कंट्रोलर्स ने आपस में एक दूसरे के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है तो वो ये सिजवोल का फोल्डर यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर में आ गए, ठीक है। मुझे ज़रा ये स्क्रीन थोड़ी सी छोटी कर लें तो ताकि आप लोगों को नज़र आ सके, ठीक है। अब इसमें आने के लिए आप किधर जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर। जब आपने डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल कर लिया तो एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा था, ये भी दिखा दूंगा अभी आपको, ठीक है। ये तो इसको थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगता है, ठीक है।
जब आप अपने इस कंप्यूटर पे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट, डोमेन्स के बीच में ट्रस्ट रिलेशनशिप के बारे में हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज, जितनी डिफरेंट साइट्स और उन पे क्या क्या सर्विसेज रन हो रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज कॉल्ड एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर, जिससे आप पूरी की पूरी डोमेन का डे इन डे आउट मैनेजमेंट करेंगे। इसको यहाँ से भी रन कर सकते हैं, और अगर आपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाके यानी रन में जाके dsa.msc लिख दें तो वो भी रन हो जाती है। ठीक है, तो वापस एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर पे जाएंगे। ये वो स्क्रीन है जिसके बारे में मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था। ठीक है, थोड़े से कंफ्यूज ना होइएगा, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी। तो जब आप डोमेन पे जाएंगे तो ये आपके पास बिल्ट इन अकाउंट्स, कंप्यूटर्स, डोमेन कंट्रोलर्स, फॉरेन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स, मैनेज सर्विसेज और यूजर्स अकाउंट्स आ गए। ठीक है, तो अगर आपने अब इसको मैनेज करना है तो आपने पूरी अपनी एक्टिव डायरेक्टरी यहाँ से मैनेज करनी है। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है, बिल्ट इन अकाउंट्स, कोई भी अकाउंट्स, अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये एक्चुअली ग्रुप्स हैं आपके एक्टिव डायरेक्टरी के बिल्ट इन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर्स का ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर जो भी मेंबर होगा वुड बी अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप। ठीक है, अब एक्टिव डायरेक्टरी को मैनेज करने के लिए, ठीक है, तीन डिफरेंट चीजें हैं विच आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ठीक हो गया, मैं सिर्फ ये चेक कर रहा था कि मैंने कोई चीज़ मिस तो नहीं की। ठीक है, तो सबसे पहले इधर जाने से पहले, इस पे जाने से पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि आपको मैनेजमेंट कंसोल दिखा देता हूँ। ठीक है, MMC करेंगे, एंटर करेंगे, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल ओपन हो गया है। और अब इसके अंदर आप अपनी मर्जी के टूल्स ऐड कर लें जो आपको डे इन डे आउट में ज़रूरत पड़ते हैं। फाइल, ऐड एंड रिमूव, स्नैप इन, और यहाँ से आप बैठ के आपके रिमोट पड़े हुए सर्वर्स के टूल्स भी इंपोर्ट कर सकते हो और यहाँ से मैनेज कर सकते हो। लाइक एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर मुझे ऐड करना है। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स, रेप्लिकेशंस भी ऐड करनी है, DNS भी कर सकते हो, इवेंट व्यूअर भी कर सकते हो। ठीक है, जब आप ये सारा कुछ ऐड कर लोगे वो कहेगा कौन से कंप्यूटर का करना है, मैंने कहा लोकल कंप्यूटर में, क्योंकि मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ। और उसको ओके कर देंगे, आपके डेस्कटॉप पे एक आइकन बन जाएगा स्नैप इन का। ठीक है, और फाइल सेव और डेस्कटॉप और एडमिन कंसोल्स, तो आपके पास ये सारी की सारी कंसोल्स हो जाएंगी। आपने जब भी इन्हें ओपन करना होगा आप इस पेज को ओपन करेंगे और आपके पास ये खुल के आ जाएंगे और आप इधर से मैनेजमेंट कर सकते हैं। दैट इज़ द पॉइंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से टूल बॉक्स सेट कर लें। अब यहाँ तक हो गए, अब हमने क्या करना है, अब हमने एक यूज़र का अकाउंट बनाते हैं। पहले यूज़र का अकाउंट बनाना है इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। मगर यूजर का अकाउंट बनाने से पहले मैं आपको एक चीज पढ़ाना चाहता हूँ, इज कॉल्ड एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ग्रुप्स नहीं है, ये क्लियर कर लें। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ग्रुप्स नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट सिर्फ यूज होते हैं जहां पर आपने एडमिनिस्टर करने हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कंटेनर्स हैं। कि एडमिनिस्ट्रेटर कहता है अच्छा इन पे अब मैंने सिक्योरिटी परमिशंस लगानी है, तो मैं क्या करता हूं कि मैं तमाम फाइनेंस के यूजर्स को एक जगह रख देता हूं, तमाम आईटी के यूजर्स को एक जगह रख देता हूं क्योंकि उन पर परमिशंस लगानी है। दिस इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कंटेनर्स, नॉट अ सिक्योरिटी कंटेनर्स। ठीक है, सिक्योरिटी परमिशंस, या अगर आपको एक फोल्डर पे एक्सेस चाहिए तो उस फोल्डर के लिए मैं कहता हूं अगर कोई बंदा इस ग्रुप का मेंबर है, ठीक है, तो उसको इस फोल्डर पे एक्सेस दे दी जाए। अगर वो इस ग्रुप का मेंबर नहीं है तो उसको एक्सेस नहीं दी जाएगी। उससे OU पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। OU हाँ अलबत्ता GPOs, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स, आपके OUs के ऊपर लगते हैं। ठीक है, इस स्लाइटली कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट, मगर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी की जो बेस्ट मैनेजमेंट होती है वो कहाँ से शुरू की जाती है कि आप कहते हो कि मुझे पहले जो सा एक और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बनाना है। ठीक है, तो आप कैसे करते हो, डोमेन को सिलेक्ट करते हो और वहाँ पे जाके आप कहते हो कि मुझे एक न्यू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बनाना है। ठीक है, और आपने कहा मैंने अब ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्या बनाना है, मैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बनाता हूँ आईटी के स्टाफ का ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बनाते हैं। और ये एक जो चेक बॉक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चेक बॉक्स है, ये भी रिसेंटली 2008 के अंदर आया है। ठीक है, दैट प्रोटेक्ट्स कंटेनर फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन। अगर मैं इसको अनसेलेक्ट कर दूं और ओके कर दूं तो एडमिनिस्ट्रेटर गलती से डिलीट का बटन दबाए तो ये कंटेनर डिलीट हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट कंटेनर जिसके अंदर अभी मैंने यूजर्स ऐड करने शुरू करने हैं या कंपोनेंट्स या ऑब्जेक्ट्स ऐड करने शुरू करने हैं। मैंने कहा अच्छा प्रोटेक्ट कंटेनर फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन और ओके कर दिया। अब मैंने आईटी का ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बना दिया।
अब इस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर फिर फर्दर ओयूज भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। मगर मैं इसको जब राइट क्लिक करता हूँ तो मैं इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ जो कि हम लोग नहीं लिखते होते, ठीक है। IT डिपार्टमेंट, ठीक है, IT डिपार्टमेंट। अगर आपने स्ट्रीट, सिटी, एड्रेस ये सारा कुछ देना है तो दे दें, जो कि बहुत सारे लोग नहीं देते, ठीक है। अब मैंने कहा कि मेरी जो डोमेन है ना urduitacademy.com, उसके जो है ईस्ट एंड वेस्ट दो डोमेन्स हैं, ठीक है। मगर मैंने क्या किया हुआ है, एक्चुअली डोमेन्स दो नहीं है, उसकी जो ऑफिसेज हैं दो हैं, एक ईस्ट है एक वेस्ट है। तो अब ईस्ट के आईटी की टीम है और वेस्ट की भी आईटी की टीम है, तो मैं क्या करूं कि ऐसा ना करूं कि मैं इसके अंदर दो और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बना दूं, ठीक है। एक को नाम दे देता हूं ईस्ट का और एक को नाम दे देता हूं वेस्ट का। अब ईस्ट के अंदर एक यूजर है, वो बनाना है। अब ये ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बन गए, आईटी के अंदर ईस्ट एंड वेस्ट। कल को अगर मुझे कोई परमिशन देनी है यार वेस्ट के यूजर्स पे एक स्पेसिफिक पॉलिसी लगा दो, तो ये मेरे लिए इजी मैनेजमेंट हो जाएगी। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट की जो स्ट्रक्चर है वो आपका बहुत सोच समझ के, बहुत प्लानिंग के साथ आपने करना है, थॉटफुल प्रोसेस से गुजर के करना है। ये नहीं है कि आप सुबह आए चलो यार आज डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करते हैं और ये कर लें, ठीक है। ऐसे कभी डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल नहीं होता। ऐसे जब भी डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल होता है तो वो कंपनी की फीचर नीड्स को पूरा नहीं कर सकता। फिर आप लोग सोचते हो ये तो बड़ा काम खराब हो गया, फिर आप गलती से यूजर्स के अकाउंट भी डिलीट करते हो। अब ईस्ट के अंदर मैं कहता हूँ यार ईस्ट के अंदर ना 3 कैटेगरी के यूजर्स हैं। ये कौन सी कैटेगरी के हैं, ठीक है। अब उन कैटेगरीज को फिर हमें ओयूज के अंदर डालना चाहिए, ठीक है। ईस्ट के अंदर एक जो ग्रुप ऑफ यूजर्स है आर कॉल्ड एडमिन्स। एक ग्रुप ऑफ यूजर्स जो उनसे हैं वो आर कॉल्ड, उसे क्या कह सकता हूं मैं, सपोर्ट के यूजर हैं। और एक ग्रुप ऑफ यूजर जो से एडमिन हो गए, सपोर्ट हो गया। सपोर्ट में मैंने तमाम लोग डाल दिए, एडमिन्स में एडमिनिस्ट्रेटर्स डाल दिए या मैनेजर्स डाल दिए। और एक जो से हैं नॉर्मल यूजर्स, मगर उनको मैं आईटी में नहीं डालूंगा, उन्हें कहीं और डालूंगा। ये आईटी की टीम है, एक एडमिनिस्ट्रेशन की साइड पर है और एक सपोर्ट की। एडमिनिस्ट्रेशन साइड के वो हैं जो डोमेन कंट्रोलर्स को देखते हैं, एप्लीकेशंस को देखते हैं और सारा कुछ करते हैं। सपोर्ट वाले वो हैं अगर किसी की एप्लीकेशन में कोई मसला आ गया तो वो, मगर इन तमाम यूजर्स को अच्छे राइट्स होंगे, ठीक है। तो एडमिन्स के अंदर मैं एक अब यूजर का अकाउंट बनाने लग गया हूँ। यूजर का अकाउंट बनाने के लिए दोबारा राइट क्लिक करूंगा और यूजर पे जाऊंगा। यूजर का फर्स्ट नेम से मैंने कहा ताहा, लास्ट नेम काशिफ। ताहा's फर्स्ट नेम इज मोहम्मद ताहा काशिफ। अब यूजर लॉगिन नेम क्या होगा? यूजर लॉगिन नेम इज अ क्वेश्चन मार्क। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की डिफरेंट पॉलिसी हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ये है कि फर्स्ट नेम डॉट लास्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट सेकंड नेम और द लास्ट नेम, और लास्ट नेम डॉट फर्स्ट नेम। लास्ट नेम डॉट फर्स्ट नेम इज वेरी इजियर, ओके। तो मैं इसको कहता हूं काशिफ टी, सुताहा काशिफ, ओके। क्योंकि मोहम्मद काशिफ बहुत सारे होंगे, बहुत सारे यूजर्स ऐसे होंगे जिनका नाम मोहम्मद से शुरू हो रहा होगा। तो मोहम्मद काशिफ एम, फिर काशिफ M1 2 3 इस तरह करना पड़ेगा, इसीलिए मोहम्मद टी कर दिया। तो इसका जो यूजर नेम है इज गोइंग टू बी अ काशिफ टी। तो हम जिसका यूजर का अकाउंट होगा उसे पता होगा, या फिर हम कह सकते हैं ताहा के। अच्छा, ये जो यूजर लॉगिन इन्फॉर्मेशन है इज कॉल्ड ये यूजर लॉगिन इन्फॉर्मेशन यानी यूजर का अकाउंट, ये जो काशिफ टी बन गया है, अगर इसको पूरे के पूरे को ऐसे लिखूं काशिफ टी @user urduitacademy.com इज कॉल्ड UPN, यूजर प्रिंसिपल डोमेन नेम, कि आपने डोमेन नेम भी यूजर नेम के साथ इंटीग्रेट कर दिया, ठीक हो गया। और अगर प्री विंडोज में जाएगा तो उसे कुछ इस तरह लिखना पड़ेगा urduitacademy / और काशिफ टी। तो विंडोज 2008 से पुरानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि आई होप आपको उनसे एक्सपीरियंस ना ही पड़े तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और देखो अगर आप इस स्क्रीन को बड़े ध्यान से देखो तो ये देख रहे हो उर्दू आईटी अकेडमी के अंदर, आईटी के अंदर ईस्ट में एडमिन का यूजर है, ठीक है। ये सॉर्ट ऑफ डिस्टिंग्विश्ड नेम बनना शुरू हो गया आपका। अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं, तो वो पूछ रहा है कि भैया इसका पासवर्ड दे दो। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं इसको पासवर्ड दे देता हूँ, और इसको पासवर्ड दे दिया।
विंडोज़ 2008 R2 के अंदर, बल्कि विंडोज़ 2000 सर्वर्स के अंदर एक कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपने उसको चेंज करना है तो आपको जीपीएस के अंदर जाके चेंज करना पड़ेगा। और जब भी आप बाय डिफ़ॉल्ट कोई यूज़र अकाउंट बनाते हो, नॉर्मली कैसे होता है कि आप अगर आईटी के अंदर हो और आपने किसी यूज़र का अकाउंट बनाना है, तो आपको यूज़र की रिक्वेस्ट आती है। यूज़र जब हायर होता है एचआर से, आइडियल इन्वायरमेंट में, माइंड दैट मैं आपको आइडियल इन्वायरमेंट की बात बता रहा हूँ, कि जब एचआर किसी बंदे को अपॉइंट करती है तो उसके कंपनी के अंदर आने से पहले, यानी इंडक्शन से पहले, आईटी के पास एक फॉर्म पहुंच जाता है जो कहता है कि भैया इस यूज़र का अब आप एक अकाउंट बना दें। और वो फॉर्म उस बंदे के लाइन मैनेजर से साइन हुआ होता है। और जब वो बंदा आने से पहले हम उसके मैनेजर को कॉल करके बताते हैं, हम बीइंग आईटी उसका अकाउंट बना देते हैं और उसके मैनेजर को बता देते हैं कि भैया ये बंदे का अकाउंट बन गया है और उसका यूज़र नेम और पासवर्ड ये है। तो जिस दिन वो बंदा मैनेजर को रिपोर्ट करता है, मैनेजर उसको यूज़र नेम पासवर्ड हैंड ओवर कर देता है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि वो बंदा कंपनी के अंदर आता है, अच्छी कंपनीज में प्रैक्टिकल जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा होता है। एनीवे, तो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या होता है कि भाई बंदा कंपनी में आता है, फिर हमें ख्याल आता है हो यार ये जिसने तो आईटी का काम भी करना है, इसको तो अभी कंप्यूटर भी इशू करवाना है, इसका तो डोमेन का अकाउंट भी बनवाना है, और वो बेचारा 7-8 दिन वैसे ही टेबल पे बैठा रहता है। एनीवे, आई होप आप लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस ना हुआ हो। अब जब आप पहली दफ़ा यूज़र का अकाउंट बनाते हो तो आप कहते हो कि यूज़र मस्ट चेंज अ पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगइन, क्योंकि ये तो पासवर्ड उसके मैनेजर को भी पता है, सबको पता है, सपोर्ट वाले लड़के को भी पता है जिसने इसका सपोर्ट का अकाउंट बनाया है। तो हमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड, अगर आप चाहते हो कि पासवर्ड ना चेंज करे, पासवर्ड नेवर एक्सपायर, हम ये भी नहीं करना चाहते, क्योंकि बेस्ट आईटी प्रैक्टिसेस पॉलिसी ये कहती हैं कि यूज़र का पासवर्ड एक्सपायर होना चाहिए, कि अगर उसने कभी वीक पासवर्ड रख लिया या उसका पासवर्ड कहीं एक्सपोज हो गया तो वो उसको चेंज कर ले तो फिर कोई उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। और अकाउंट इज डिसेबल कि अकाउंट डिसेबल हुआ हो, कि आप चाहो कि बंदे का अकाउंट डिसेबल हो जाए। नेक्स्ट करें और ये देखें जी, फुल नेम उस बंदे का आ गया, यहाँ पर लॉगिन इन्फॉर्मेशन आ गई, यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन, और फिनिश करें, ये यूज़र का अकाउंट बन गया। अब एक्चुअली हमने जब उस यूज़र के अकाउंट को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाए तो इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी हुई, ठीक है। हम इसे कहते हैं सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो जब हमने ये बंदा हायर किया तो हमें उसको डेजिग्नेशन दे दिया सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर का, क्योंकि वो सर्वर्स मैनेज करेगा आके, तभी उसे हमने एडमिन ग्रुप्स के अंदर डाला है। उसके ऑफिस का नंबर दे दें, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद उसका टेलीफोन नंबर, ईमेल और बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन, दैट डिपेंड्स कि हमने कब जाके उन्हें कॉन्फ़िगर करना है। उसके बाद उसका एड्रेस दिया जा सकता है, उसके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है जो अभी हमने दी हुई है। उसके अंदर फर्दर लॉग ऑन आवर्स कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं, भैया ये जो सा एडमिनिस्ट्रेटर इस वक्त से इस वक्त तक काम कर सके, और उसके बाद उसको डिनाई कर दिया जाए, ठीक है। मगर मैं ये कॉन्फ़िगरेशन अभी नहीं करूँगा, ठीक है। और लॉक का अकाउंट को लॉक करना है, अकाउंट एक्सपायर कब हो, उसकी फिर प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन, फिर टेलीफोन की इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन, मेंबर्स ऑफ। बाय डिफ़ॉल्ट जितने यूज़र्स आप ऐड करते हैं आर द मेंबर ऑफ डोमेन यूजर्स ग्रुप। ये वो ग्रुप्स हैं जहां पर हम उस यूज़र की स्पेसिफिक सिक्योरिटी सेटिंग्स करते हैं। ये अभी हम थोड़ी देर में जाके देखेंगे। तो यहाँ पर इन शॉर्ट ये कि हमारा एक यूज़र बन गया, उसका हमने टाइटल भी दे दिया सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, और वो जनाब जी सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर बन चुके हैं। अब हमने क्या किया, अभी तक हमने ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बना दिया, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट की ये अंदर एक यूज़र का अकाउंट बना दिया। अब हम एक ग्रुप भी बना देते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बिल्ट इन ग्रुप्स ये बने हुए हैं। हम चाहते हैं नहीं यार, हमें ना कोई एक स्पेशल ग्रुप बनाना है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एप्लीकेशन चलती है जिसका नाम है उर्दू ऐप, ठीक है। तो मैं कहता हूँ एडमिन अंडरस्कोर उर्दू ऐप, ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है। आप सोच रहे एप्लीकेशन है तो ये ग्रुप का नाम क्यों दे रहा है, क्योंकि जो भी बंदा इस ग्रुप का मेंबर होगा वो उस एप्लीकेशन को मैनेज कर सकता है, उसको चला सकता है। तो जब भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई बंदा आएगा, हम उसके मैनेजर जब वो फॉर्म फिल करेगा, जिस फॉर्म की मैं अभी बात कर रहा था जो आपके पास आएगा आइडियल एनवायरनमेंट्स के अंदर, तो उसके ऊपर हमारे पास चेक बॉक्स होंगे, इसे किस किस चीज़ पे एप्लीकेशन पे एक्सेस चाहिए, सही है। और चलो इसको और इजी कर लेते हैं आप लोगों के लिए। हम इसे क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं जी इंटरनेट। हमने कहा जो बंदा इस ग्रुप का मेंबर होगा वो सिर्फ वही इंटरनेट यूज कर सकता है। हम ये भी कर सकते हैं।
तो हम इससे शुरू करते हैं। हमने कहा जी जो बंदा इस ग्रुप का मेंबर होगा वो इंटरनेट यूज़ कर सकेगा। अब सवाल ये पैदा हो सकता है कि हम अभी ये ग्रुप किस तरह लिंक होगा इंटरनेट के साथ। जब आप प्रॉक्सी सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो आप कहोगे प्रॉक्सी सर्वर, जो बंदा इंटरनेट ग्रुप का मेंबर है सिर्फ उसे इंटरनेट यूज़ करने दे, और इसके अलावा किसी को इंटरनेट यूज़ ना करने दे, तो फिर इंटरनेट यूज़ करने देगा। अब ग्रुप के ना 3 डिफरेंट स्कोप्स होते हैं और ग्रुप्स की टाइप्स होती है। ये हम अभी आगे जो चैप्टर नंबर 10 या 11 में है मेरे ख्याल में, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, उसमें हम जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहरहाल हमने एक ग्रुप बना दिया, ये ग्रुप बन गया इंटरनेट का। अगर मैं इस ग्रुप को क्लिक करूं तो इधर इसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूं, मेंबर ऑफ दिस ग्रुप कैन एक्सेस इंटरनेट। आप ये देख रहे हैं कि जब जितने आप ये काम करते जाएंगे इतनी मैनेजेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाएगी। इसके साथ नोट्स लिख सकते हैं, लाइक मेरी बेस्ट प्रैक्टिस ये है, यू कैन नॉट बी मेंबर ऑफ दिस ग्रुप without the approval of your line manager and XYZ form need to be submitted। ठीक हो गया कि आपने कहा कि आप इस ग्रुप का मेंबर नहीं हो सकते जब तक लाइन मैनेजर, अगर आपका कोई टेक सपोर्ट का बंदा किसी को ऐड करे तो उसे पता चल जाएगा। अब आपने देखना हो कि इस ग्रुप के अंदर कौन कौन है। अभी तक किसी को हमने इंटरनेट की एक्सेस नहीं दी। चलो अब हम कहते हैं कि ये जो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर साहब हमने हायर किए हैं उनको ऐड कर लेते हैं। अब हम अगले स्टेप, अगली इंफॉर्मेशन के अंदर या अगले लेवल के अंदर स्टेप करने लगे। अब मैं किस तरह करूंगा? एक तरीका ये है कि मैं जौन सा हूँ एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर जाके ताहा को राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और इधर मेंबर ऑफ में जाके ऐड करूंगा। अब ये सर्च ऑप्शन आ गया कि आपने एक्टिव डायरेक्टरी सर्च करनी है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं ग्रुप्स में जाऊंगा, यहाँ इंटरनेट ग्रुप को खोलूंगा, डबल क्लिक करूंगा, मेंबर्स, ऐड, और इधर ग्रुप को ऐड करूंगा। अब मुझे यूज़र का नाम याद है कि ताहा है और चेक नेम करूंगा तो वो मेरे लिए ताहा ढूंढने गया और उसको ताहा नहीं मिला। उसकी वजह यह है कि मैंने यूज़र का नाम नहीं सही लिखा, ऑब्जेक्ट का नेम पूरा नहीं लिखा या ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन पूरी नहीं डाली। मैं क्या करता हूँ, मोहम्मद ताहा था या ताहा के था, काशिफ टी था मेरे ख्याल में, चेक नेम, और ये देखो ये पूरे का पूरा यूज़र का नाम आ गया आपके पास। ठीक है, अगर आपको फर्दर एग्जांपल्स चाहिए तो ये आप जब इस पर क्लिक करते हो तो ये आपको सर्चिंग एग्जांपल्स दे देता है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ओके किया तो वो यूज़र जो सा है वो इस ग्रुप का मेंबर बन गया। और कल को अब मैं ये इस ग्रुप को जब भी अपना प्रॉक्सी सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ तो मुझे क्लियर होगा कि जब प्रॉक्सी सर्वर कॉन्फ़िगर हो रहा होगा तो प्रॉक्सी सर्वर कहेगा किन किन यूज़र्स को इस डोमेन में से एक्सेस देनी है इंटरनेट की, तो मैं कहूँगा सिर्फ इस स्पेसिफिक ग्रुप को देनी है। अब कल को जितने यूज़र्स आते जाएंगे वो इस इंटरनेट ग्रुप के मेंबर बनते जाएंगे। अगर मेरी कंपनी के अंदर 500 यूज़र्स हैं, 400 को इंटरनेट ग्रुप की परमिशन है, तो मैं जब भी इसे खोलूंगा तो मुझे पता चल जाएगा 500 यूज़र्स हैं। अब एक अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने एक कंप्यूटर अकाउंट बनाना है, राइट क्लिक किया, न्यू कंप्यूटर अकाउंट, क्लिक किया, कंप्यूटर का नाम से मैंने कहा मेरी कंपनी का नाम था उर्दू आईटी, तो मैंने कहा UITA और आगे कंप्यूटर का नाम। ठीक है, नॉर्मली तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब भी कोई डिवाइसेस नहीं आती हैं या हार्डवेयर नहीं आता है तो उनको एसेट टैग्स किया जाता है, एसेट लगाए जाते हैं ताकि इन्वेंट्री मेंटेन की जा सके। तो हमारी कंपनी के अंदर जितने कंप्यूटर्स हैं उनके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है जो उनकी एसेट इंफॉर्मेशन है और उसको हम मेंटेन करते हैं इन्वेंट्री में। तो हमने कहा कि तमाम कंप्यूटर्स पे जो एसेट नंबर लगा हुआ है, जो वैल्यू नंबर लिखी है, लाइक उस कंप्यूटर के ऊपर लिखा 1 2 3 4, तो उसका एसेट लेबल भी यही होगा और उसका नाम भी यही होगा। ठीक हो गया। असाइन दिस कंप्यूटर एज अ प्री विंडोज 2000। हमने कहा हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है, हमने इसको ऐसे ही ओके कर दिया, ये मशीन बन गई। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो मैंने कहा ये किसकी मशीन है, ये मैंने कहा सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर्स कंप्यूटर। बहुत कम जगहों पे ऐसी इंफॉर्मेशन ऐड होती है। ठीक है, तो आपको जब भी आपको कल को कोई चीज़ सर्च करनी पड़ेगी तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर का कंप्यूटर है। अगर ये कोई स्पैम्स भेज रहा है या भेज रहा है तो उसके पास डेफिनेटली कोई टूल इंस्टॉल है जो इस तरह के काम कर रहा है। ठीक हो गया। तो आज हमने जो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर यूज़र का अकाउंट बनाया, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बनाया, एक ग्रुप बनाया, कंप्यूटर का अकाउंट बनाया, तो हम एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारे इस तरह के काम कर सकते हैं। बल्कि आप कंप्यूटर्स के अंदर जाके फर्दर ग्रुपिंग करना
चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। इससे आगे हम चलते हैं तो इस कॉल्ड अ सर्च ऑप्शन। ओके, अब अगर मैंने किसी यूज़र या किसी कंप्यूटर के अकाउंट को ढूंढना है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ UITA 1234 और फाइंड करता हूँ तो ये मुझे नहीं मिलेगा। उसकी वजह क्या है कि उसकी वजह ये है कि मैं यहाँ पे किस चीज़ को फाइंड कर रहा हूँ, यूज़र कॉन्टेक्ट्स एंड ग्रुप्स को, मगर मैं कंप्यूटर्स को फाइंड नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे कंप्यूटर का बटन दबाऊंगा और अब उसके बाद मैं कहूँगा UITA, ठीक है, बस मुझे इतना ही पता है। और फाइंड का बटन दबाऊंगा तो ये मुझे बता देगा अच्छा जी ये पीसी ये है हमारे पास। मैं इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ करके उसके ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन, मेंबर ऑफ, डेलीगेशन या कुछ भी कर सकता हूँ, तो सारी इंफॉर्मेशन सेट कर सकता हूँ। ये सारे टैब्स हम लोग आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, बल्कि लोकेशन टैब मुझे बहुत पसंद है कि आप इसके लोकेशन वगैरह भी डिफाइन कर सकते हैं। एनीवे, यहाँ तक बात क्लियर होगी कि सर्च ऑप्शन है, आप यहाँ पे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, कस्टम सर्च, कस्टम क्यूरी वगैरह भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, कि वेरिएबल ऑफ द क्यूरी स्टार्ट्स विद किस तरह, ठीक है, नेम टाइप इन कंप्यूटर्स के अंदर देखना है या एंटायर डायरेक्टरी या पूरी डोमेन के अंदर देखना है, कंप्यूटर्स के अंदर देखना है या ग्रुप्स के अंदर देखना है। इट्स अ डिफरेंट वे। और अगर आपने सर्च ढूंढनी है तो ये यहाँ पर आपके पास सर्च का ऑप्शन है, या डोमेन को राइट क्लिक करके फाइंड के ऑप्शन से भी जा सकते हैं। ठीक है, वापस चलते हैं। हमने ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स देख लिए, हमने यूज़र के अकाउंट्स देख लिए, यूज़र का ग्रुप बनाना देख लिया, कंप्यूटर अकाउंट्स बनाने देख लिए, और सर्चिंग एंड ऑब्जेक्ट्स इन दैन एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर हमने किसी ऑब्जेक्ट को सर्च करना हो तो वो भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट से मुराद यूज़र का अकाउंट, कंप्यूटर का अकाउंट, ग्रुप या कोई और चीज़, लाइक प्रिंटर्स का अकाउंट भी देखा जा सकता है। यहाँ पर हमने बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी, डे टू डे एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेशन कर ली है। ठीक है, अगर आप में से कोई टेक्निकल सपोर्ट या बेसिक सर्वर सपोर्ट की जॉब के लिए जा रहा है तो मेरे ख्याल में ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, इससे अगला लेक्चर हम फर्दर डिटेल्स में जाएंगे और देखेंगे हम इस एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज के साथ क्या क्या कुछ कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा। अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।